मुगल बादशाह में आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज समझना था कि सबसे पहला मुगल बादशाह हम लोग पढ़े जिसका नाम था बाबर। बाबर के बाद हम लोग देखे हुमायूं। हुमायूं के बाद हम लोग पढ़े अकबर। अकबर के बाद हम लोग देखे जहांगीर। जहांगीर के बाद हम लोग देखे शाहजहां। और शाहजहां के बाद हम लोग देखे औरंगजेब। तो पिछले क्लास में मुगल बादशाह में हम लोग इन सभी के बारे में सुन चुके थे। औरंगजेब की मृत्यु सबसे इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ, लेकिन 1707 तक विदेशी कई आ चुके थे। आपको ध्यान रखना है कि 1707 होते होते इस समय इंग्लैंड भी आया हुआ है, फ्रांसीसी भी आया हुआ है, डच भी आए हुए हैं, सभी विदेशी कंपनी भारत आ चुके हैं। लेकिन उन लोग व्यापार से था। औरंगजेब के बाद यहाँ की स्थिति दो तीन थी। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ जो मेन जिनका शासन हो सकता था वो थे मराठा। यानी औरंगजेब के बाद भारत में सबसे अच्छी स्थिति मराठा का है। और इसी समय बंगाल भी एक मजबूत शासन चल रहा है। जो मॉडर्न में हम लोग डिटेल सिराजुद्दौला और तमाम कहानी आपको शुरू करेंगे, बंगाल डिटेल आपको पढ़ाएंगे। इस समय बंगाल और दक्षिण के कई भाग स्वतंत्र हो गए औरंगजेब के बाद, और मुगल बादशाह का शुरुआत में अब बहुत छोटा सेक्शन रह गया। और औरंगजेब के बाद अगला जो मुगल बादशाह बने इन्हीं का नाम है मुअज्जम। मुअज्जम, और मुअज्जम को ही हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं बहादुर शाह प्रथम। आपसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब के बाद शासक मुगल बादशाह कौन बना, तो बहादुर शाह प्रथम मारिएगा, द्वितीय नहीं मारना है। और बहादुर शाह प्रथम का ही मेन नाम क्या था? मुअज्जम। इसके बाद हम लोग देखें अगला नंबर हम लोग देखेंगे जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद तब हम लोग देखेंगे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के बाद तब हम लोग जो मेन देखेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनको हम लोग कहते हैं मोहम्मद शाह, अहमद शाह। इसके बाद मेन हम लोग का अगला इंपॉर्टेंट है शाह आलम। तब अकबर द्वितीय, ये सब करते हुए अंतिम हम लोग का इंपॉर्टेंट फिर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। अब हम लोग आज के क्लास में मुगल वंश पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो इसको बढ़िया से सुनेंगे। औरंगजेब के मृत्यु के बाद बेटा का नाम है बहादुर शाह प्रथम, अपना उपाधि लेके राजा बना, और इसका मेन नाम था मुअज्जम। औरंगजेब का ही बेटा है, नाम है बहादुर शाह, लेकिन भारी डरपोक। इसी के समय दक्षिण में, बंगाल में, अवध में सब क्षेत्र इसका स्वतंत्र होते चला गया, और इसने कोई प्रवाह नहीं किया। इसीलिए बहादुर शाह प्रथम को ही साहे बेखबर के नाम से जानते हैं। कभी कभी उपनाम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहे बेखबर, तो आपको ध्यान रखना है साहे बेखबर का मतलब हो गया बहादुर शाह प्रथम। जहांदार शाह एक अमीर थे, जुल्फिकार खां, उनके सहयोग से ही राजा बने थे, और उन्हीं का भतीजा है फर्रुखसियर, जिसने इसकी हत्या करके खुद फर्रुखसियर राजा बने। फर्रुखसियर तक मिला जुला के स्थिति ठीक चल रही थी। जो स्थिति है एकदम खत्म होने वाला, वो स्थिति आ गया मोहम्मद शाह के समय। मोहम्मद शाह के समय, इस समय बाहर से एक आक्रमण हुआ है 1739, और ये व्यक्ति जिसने आक्रमण किया, इस व्यक्ति का नाम है नादिर शाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां आपको बता रहे हैं इससे क्वेश्चन रहेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट औरंगजेब के बाद बहादुर शाह द्वितीय पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। साहिब बेखबर बहादुर शाह प्रथम है, इसका मूल नाम मुअज्जम होगा। जहांदार शाह एक अमीर थे, जुल्फिकार खां, उसके सहयोग से राजा बना। जहांदार शाह की हत्या उसी का भतीजा फर्रुखसियर ने किया। और मोहम्मद शाह के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इससे दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। मोहम्मद शाह नाम का राजा है, मुगल बादशाह है, लेकिन इसको नाच गान देखने में सबसे ज्यादा मन लगता है, इसीलिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया। पहला इंपॉर्टेंट है कि कौन मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा गया, तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद शाह। रंगीला का मतलब नाच गान में ज्यादा लगा हुआ, इसलिए इसका नाम रंगीला पड़ा। दूसरा, इसी के समय नादिर शाह 1739 में हमला किया, और दिल्ली में जितने भी धन दौलत थे, अकूत संपत्ति नादिर शाह लूट के ले गए। ये 1 करोड़ का बैठने की कुर्सी, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस जिसको हम बोलते हैं, शाहजहां ने बनवाया था, नादिर शाह उसको भी लूट के ले गए। और इसीलिए आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन था, तो आपको ध्यान रखना है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को ही हम लोग रंगीला बादशाह भी कहे। इसी के समय 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। और एक इंपॉर्टेंट और है, मोहम्मद शाह जिसको रंगीला बादशाह कह रहे हैं, इसके समय अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त हो। बात ध्यान रखें, मोहम्मद शाह से 3-4 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। पहला रंगीला बादशाह, दूसरा इसी के समय 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, तीसरा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक, और चौथा मोहम्मद शाह के समय अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त हो। इसके बाद हम लोग अगला नंबर पढ़ेंगे शाह आलम। शाह आलम मुगल बादशाह है जो बक्सर के युद्ध में भाग ले। दूसरा, शाह आलम पहला मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों का पेंशनर बने।
अंग्रेजों का पेंशनर, अंग्रेज ने इसको पेंशन देना प्रारंभ कर दिया और इसके पहले सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, ये अंग्रेजों के अधीन हो गया और इसीलिए शाह आलम पहला मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों का पेंशनर हुआ। और अंतिम मुगल बादशाह आपको दिमाग में सेट कर लेना है, अंतिम मुगल बादशाह का नाम है बहादुर शाह जफर, या इसी को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल बादशाह है। और अंतिम मुगल बादशाह मुख्य रूप से समाप्त कब हुए? 1857 के विद्रोह। इसमें बहादुर शाह जफर या द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली में विद्रोह किया। 1857 में दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को, आपसे पूछा जाएगा कहां से पकड़ा, तो ये ध्यान रखेंगे हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे दिल्ली से ही इसको पकड़ा गया और बहादुर शाह जफर को अंतिम रूप से बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई और मुगल वंश का अंतिम चिराग बुझ गया। तो मुगल वंश से रिलेटेड हम लोग पुराने क्लास में सब सुने थे, आज के क्लास में देख लिए, जो प्रश्न एक दो और बन रहे थे उसको हम लोग सुन लिए। साहिब ए खबर बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह एक अमीर है, जुल्फिकार खां उसकी सहायता से शासक बना, उसी का भतीजा है फर्रुखसियर जो जहादार शाह की हत्या किया। मोहम्मद शाह को ही हम लोग रंगीला बादशाह कहते हैं। इसी के समय 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह पूरे धन दौलत के साथ मयूर सिंहासन जो तख्ते ताउस के नाम से था उसको भी लेते गया और इसीलिए मोहम्मद शाह अंतिम मुगल बादशाह है जो मयूर सिंहासन पर बैठा। और मोहम्मद शाह के समय ही जजिया कर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। शाह आलम हम लोग देखे कि ये बक्सर के युद्ध में भाग लिया और ये अंग्रेजों का पहला है जो पेंशनर बन। बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहते। 1857 के विद्रोह में इसने दिल्ली का नेतृत्व किया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया और इसको बर्मा की राजधानी रंगून भेजा गया, जहां मुगल वंश समाप्त हो गया। तो ये मुगल वंश के अस्तित्व आपने देखा। अब यहाँ पे हम लोग को दो चार चीज और सीखने हैं। इस समय मुगल काल के समय ही सिख धर्म का उदय हुआ और इसी समय मराठा का उदय हुआ। तो हम लोग सिख और मराठा ये दो को स्पेशली आज के क्लास में देखेंगे। सिख से जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको एक बार सुन लोगे, फिर मराठा से मुख्य रूप से शिवाजी का क्वेश्चन सुन लेंगे और तब की दोनों कंप्लीट के बाद कल के क्लास से हम लोग आधुनिक भारत शुरू करेंगे, जहां से नए लोग भी मॉडर्न इंडिया से जुड़ जाओगे, वहां से पूरी बात समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अभी शुरू करते हैं। सिख धर्म के बारे में हम लोग आज के क्लास में सुनते हैं, जरा ध्यान दीजिए बढ़िया से। सिख धर्म में हम लोग जरा ध्यान दें। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। पहला ऑब्जेक्टिव आएगा कि सिखों में कुल कितने गुरु हुए, तो 10 गुरु। और सिख धर्म के प्रवर्तक शुरू करने वाले या प्रथम गुरु एक गुरु नानक थे। तो आपको दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंतिम होते होते सब याद होना चाहिए। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक। और सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 10 गुरु। गुरु नानक का जन्म भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब के, पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां तलवंडी, उस समय नाम तलवंडी था, अभी वर्तमान नाम इसका ननकाना साहब है। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्योंकि आप डेट को जो देख रहे हो 1469, इसको ठीक से देखिए, ये जादुई डेट है। इसमें 400 साल जोड़ दोगे तो गांधी जी का जन्म हो जाएगा 1869। तो आपको ध्यान रखना है, 400 साल जोड़ दिए तो गांधी जी आगे, और अगर इसमें 150 साल जोड़ दिए तो 150 साल जोड़ देंगे तो 9, 6, 5, 11, 1, इसमें ध्यान दीजिए 150 साल जोड़ने से तो कम ही रहा, और जरा जोड़ दें 550 साल जोड़ दीजिए, तो 550 साल जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2019। और इसी कारण से थोड़ा सा फेमस ज्यादा रहा। 2019 में मैंने पिछले वर्ष बहुत ज्यादा फेमस हो गया इसीलिए कि गुरु नानक का 550वीं जयंती मनाया जा रहा था और पाकिस्तान के इसी जो है ननकाना साहब में मनाया गया। विश्व भर में जितने सिख धर्म मानने वाले थे सब लोग वहां पहुंचे। ये तो गनीमत रहा कि जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हुआ वहां पे कई लोगों का आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रमणकारी, वहां कई लोग जो थे कट्टरपंथी लोग, उन लोग का आक्रमण हुआ। बहुत मुश्किल से अभी वहां मामला शांत चल। तो इसीलिए 550वीं जयंती भी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा का जो मॉड्यूल चल रहा है, मॉड्यूल बहुत उल्टा पुल्टा है। ये नहीं पूछता है कि 1469 जन्म है कि नहीं, पूछेगा कि एक प्रमुख धर्म, सिख का भी नाम नहीं दे, एक प्रमुख धर्म के प्रवर्तक का 550वीं जयंती निम्नलिखित में किनका हाल में मनाया गया, और उसी में नाम दे देगा आपको पैगंबर, ईसा मसीह, गुरु नानक, 4 नाम आपको दिए रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन चेंज करके जो पूछते हैं वो मेन आपको दिमाग में एकदम सेट चाहिए। तो हम लोग फिर से सुन लें। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। सिख धर्म के प्रवर्तक शुरू करने वाले या प्रथम गुरु गुरु नानक थे। और डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469। इसमें हम लोग बताए कि 400 साल जोड़ देंगे तो गांधी जी का जन्म। एक बार उल्टा क्वेश्चन पूछे हुए कि गांधी जी और गुरु नानक के जन्म में कितने वर्षों का अंतराल लगभग है, तो हो गया 400 वर्षों का लगभग अंतराल। और इनका जन्म पंजाब में हुआ है, तलवंडी पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान नाम हम लोग इसको जानते हैं ननकाना साहब के नाम से। तो गुरु नानक से जो क्वेश्चन बन रहे थे आपका क्लियर कर। दूसरे गुरु का नाम है गुरु अंगद, और गुरु अंगद दूसरे गुरु हैं। इन्होंने एक लिपि का मेन रूप से व्यवस्थित किया जिसको गुरुमुखी लिपि कहते हैं, और यही गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा बोले जाते हैं।
पंजाबी भाषा की लिपि, लिपि मुख्य रूप से लिखने में प्रयोग किए जाते हैं। तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी लिपि, जैसे हिंदी की लिपि आप जानते हो देवनागरी लिपि, इंग्लिश की लिपि आप परीक्षा में जानते हो रोमन लिपि, उसी तरह से पंजाबी भाषा में जो लोग परीक्षा देते हैं उनकी लिपि होती है गुरुमुखी। और गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किन्हें कहते हैं? तो गुरु अंगद। तो उम्मीद है कि दोनों आपको याद हो गया होगा, गुरु नानक भी, गुरु अंगद। अंगद दूसरे गुरु है, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता है। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। और इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दीजिए, इसके तीसरे गुरु का नाम है गुरु अमरदास। अब अमरदास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला नंबर है गुरु रामदास। रामदास महत्वपूर्ण है क्योंकि रामदास बहुत ही व्यवहार कुशल, इतने व्यवहार कुशल थे कि सोचो मुगल बादशाह अकबर जो मुस्लिम के मुख्य रूप से राजा है, फिर भी पंजाब के अमृतसर जो देख रहे हो वो पूरा पहले वीरान जगह था, वहां 500 बीघा जमीन दान में दी। सोच सकते हो 500 बीघा जमीन दान में मिल गए किनको? गुरु रामदास को। और वहीं पे रामदास ने एक मंदिर की नींव रखी, जिस मंदिर को आज हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। निर्माण इनके समय पूरा नहीं है, अर्जुन देव के समय पूरा है, लेकिन नींव इन्होंने ही रख दिया। तो अब एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान आना चाहिए। पहला गुरु का नाम हमने बताया गुरु नानक। 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के पंजाब के तलवंडी ननकाना साहब में जन्म है। दूसरा गुरु कौन है? अंगद। और अंगद किस लिपि के जन्मदाता है? गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता है। तीसरा गुरु है अमरदास, इनका बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। चौथा नंबर है रामदास। और रामदास में इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने इन्हीं को अमृतसर में 500 बीघा जमीन दिया, जिस पर अमृतसर शहर स्थापित हुआ और इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव डाली। पांचवें गुरु को हम लोग एक बार सुनेंगे और फिर अगला 5 फिर देखोगे। 10 का 10 गुरु, सब पूरी डिटेल सबको याद चाहिए। पांचवें गुरु का नाम है अर्जुन देव। तो ध्यान रखें, अर्जुन देव पांचवें गुरु है। इन्होंने मुख्य रूप से जो भी गुरु नानक बोले, गुरु नानक किताब नहीं लिखे थे, सब चीज बोलते जाते थे और उसी को सब लोग याद करते रहते थे। लेकिन अर्जुन देव ने गुरु नानक के जितने भी बोले हुए बात थे उसको एक पुस्तक में संकलित किया, जिस किताब का नाम है आदि ग्रंथ, या इसी पुस्तक को हम लोग कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सिखों के प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? आदि ग्रंथ। या इसी किताब का दूसरा नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का निर्माण, संकलन किसने किया? अर्जुन देव। इन्होंने एक प्रथा चलाया जिसको मनसद प्रथा कहते हैं। मनसद का मतलब है आय का 10वां हिस्सा गुरु जी को प्रदान करो। 100 रुपया अगर तुम्हारी आय है तो 10 रुपया गुरु जी को प्रदान करो ताकि धर्म मजबूत हो। और इसी समय जहांगीर के बेटा है खुसरो, गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? खुसरो को काफी धन दौलत दिया, सेना से मदद किया और आशीर्वाद भी दिया कि तुम राजा बन जाओ। और इसके कारण खुसरो जहांगीर के राजा बनते ही विद्रोह कर दी। पहले गुरु का नाम हम लोग देखे गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म हम लोग देख लिए 15 अप्रैल 1469। दूसरे गुरु का नाम हम लोग देखे गुरु अंगद, और अंगद के साथ इंपॉर्टेंट हो गया गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता है। अंगद के बाद तीसरे गुरु देखे अमरदास, चौथे गुरु हम लोग देखे रामदास और पांचवें गुरु हम लोग देखे अर्जुन देव। तो अब इन पांचों गुरु के बारे में आपको फिर से एक बार सभी का नाम अभी हम पूछेंगे और तुरंत आपको एक बार चलना है और सब आपको याद होना चाहिए। जितनी बातें एक बार सुनिए कि सबको याद हो जाए। अगला 5 में एकदम क्लियर। सिख धर्म से जनरली आपको छोटे एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला चीज आपको बताया कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु। बात सुनेंगे, इसको घर पे स्थिर से यही चीज आपको अपने से लिख लेना। एक बार अपने से लिखे वह सब क्लियर हो जाएगा। सिख धर्म में 10 गुरु हुए। इस धर्म के प्रवर्तक, शुरू करने वाले या प्रथम गुरु, पहला गुरु हम लोग नाम देखे गुरु नानक। और इसीलिए मेन क्वेश्चन आपको यहीं से आता है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक। सिख धर्म के पहले गुरु कौन है? तो गुरु नानक। और गुरु नानक से 2-3 क्वेश्चन बनता है। सिख धर्म के प्रवर्तक, सिख धर्म के पहले गुरु और इनका जन्म भी आपसे पूछा जाता है। तो अभी हमने आपको बताया कि 15 अप्रैल 1469 पाकिस्तान के हम लोग देखे तलवंडी क्षेत्र, जिसको ननकाना साहब के नाम से जानते हैं, वहीं गुरु नानक का जन्म हुआ। तो गुरु नानक से जो क्वेश्चन थे आपके हो गए। दूसरे गुरु का नाम हम लोग देखे जिनका नाम था गुरु अंगद। और गुरु अंगद के बारे में हम आपको बताया कि गुरु अंगद दूसरे गुरु हैं और महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है कि इन्होंने एक लिपि बनाया जिसका नाम था गुरुमुखी लिपि। और गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है और उस लिपि के विकास करने का श्रेय हमारे गुरु अंगद को है। इसके बाद तीसरे गुरु हम लोग देखे जिनका नाम था गुरु अमरदास। अमरदास से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, केवल तीसरे गुरु हैं, दिमाग में सेट रखेंगे। चौथे गुरु है गुरु रामदास और रामदास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामदास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 कारण से रामदास से प्रश्न पूछते हैं। एक तो आपको समझाए कि रामदास की विचार बहुत ही बढ़िया रहा और रामदास से सबसे ज्यादा प्रभावित मुगल बादशाह अकबर। और आपको बताया था कि अकबर ने 500 बीघे जमीन इनको पंजाब के अमृतसर में दान दे दी।
और जहां इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज। और रामदास के बाद पांचवें गुरु और इंपॉर्टेंट थे, जिनका नाम हमने आपको बताया, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सबसे इंपॉर्टेंट, ये सिखों के पांचवें गुरु थे। इसके पहले रामदास के समय सिख वर्सेस मुस्लिमों का संबंध बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि मुगल बादशाह अकबर ने इनको जमीन दान दिया था। लेकिन हम लोग देखें कि पांचवें गुरु के समय, अर्जुन देव के समय, स्थिति थोड़ी खराब हो। खराब स्थिति का कारण क्या था? तो हम लोग देखें, जहांगीर के बेटे थे खुसरो, और खुसरो को अर्जुन देव ने धन दौलत से और आशीर्वाद से सहयोग दिया, और इसीलिए जहांगीर के राजा बनते ही खुसरो ने विद्रोह कर दिया। और इसीलिए जहांगीर अपने बेटे खुसरो को तो अंधा बना दिया, लेकिन अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया, इनको मार दिया। और इसके कारण जितने भी सिख धर्म के लोग थे, तो वे मुस्लिम धर्म से, इस्लाम धर्म से काफी इस समय से गुस्सा में आए कि हमारे गुरु की हत्या कर दी। और इसीलिए यहाँ पे पांचवें गुरु काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो। अब छठे गुरु से कहानी हम लोग फिर चल रहे हैं। 10 तक होने के बाद फिर आपको चलेंगे। अभी 5 गुरु दिमाग में बैठाओ। पहला नंबर का नाम गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे 5 गुरु फिर, जिसको एक बार हम लोग लाइन अप करेंगे। अर्जुन देव में ही हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया था कि इन्होंने ही आदि ग्रंथ, जिसको हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, उसका संकलन किया। आज भी गुरुद्वारा में यही गुरु ग्रंथ साहिब का लोग पाठ करते हैं। इसमें गुरु नानक की बातों का वर्णन किया गया है, जो अर्जुन देव ने किया। अर्जुन देव के बाद अगले नंबर छठे गुरु है हरगोविंद। आपको ध्यान रखना है कि छठे गुरु का नाम है हरगोविंद। और हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। एक इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकाल तख्त की स्थापना किसने किया? हरगोविंद। 7वां गुरु है हरराय, 8वां है हरकिशन। तो आपको ध्यान रखना है, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। तो हरगोविंद छठे गुरु है, अकाल तख्त की स्थापना की। हरराय 7वें और हरकिशन 8वां। तो गोविंद, हरराय और किशन। गोविंद, राय, किशन, ध्यान रखना, हर हर सब में लग जाए। तो आपको ध्यान रखना है, 5वां तक तो याद ही। छठा से आपको ध्यान रखना है, गोविंद, राय और किशन। गोविंद, राय और किशन, हर लगा दोगे, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तो आप छठा, 7वां, 8वां पहुंच। 9वां और 10वां केवल आपको करना है। तो 9वें गुरु का नाम है गुरु तेग बहादुर। बहुत इंपॉर्टेंट। तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। और तेग बहादुर के बारे में कहा जाता है कि तेग बहादुर को औरंगजेब से ही कुछ बातों पर बात हो। औरंगजेब इनको बहुत लोभ दिया, बहुत बातें बताया, लेकिन तेग बहादुर अपनी बात पे एकदम अड़े रहे। और इसके कारण तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया, फिर इनको मरवा दिया। तो सिखों के 2 गुरु मारे गए, और दोनों गुरु आपको याद रखना है, एक अर्जुन देव। और आपको अभी बताया कि अर्जुन देव की हत्या कौन की? तो हमने आपको बताया जहांगीर। और फिर दूसरा नंबर हमने आपको बताया तेग बहादुर। तेग बहादुर की हत्या कौन किया? औरंगजेब। और जब 9वें गुरु मारे गए, तो इसी तेग बहादुर के बेटा है गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु। महत्वपूर्ण चीज, एक चीज और ध्यान आपको सिर्फ रखना है कि सिखों के गुरु का जहां जन्म होता है, वो स्थल सिख धर्मों के लिए पवित्र माना जाता है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, इसलिए बिहार रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उसमें इनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ, जिसको आजकल पटना सिटी बोलते हैं। और वहां जो गुरुद्वारा है उनके जन्मस्थली पर ही है। और ये 10वें और अंतिम गुरु थे। और इसमें हम लोग देखें, सिखों को सैनिक संप्रदाय में इन्होंने बदल दिया। अपने पिता की हत्या के बाद ये कहे कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। जितने सिख लोग हो सबको 5 ककार इन्होंने दिया कि क से 5 चीज रखना है। केस बढ़ाओ, बाल बढ़ा के रखो, ताकि कोई मारे उरे भी लाठी से तो बाल तुम्हारा बड़ा है, आधा लोड ऊपर सह ले, हेमलेट जैसा काम ऊपर ही कर ले। कंघा अपने पास रखो। कृपान, सब लोग हथियार हमेशा रखो, कब लड़ना पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं। और कच्छा और कड़ा, हाथ में कड़ा एकदम पहने रहना है। यानी ले देखे इन्होंने सैनिक जैसा सबको बना दिया। और इसी को हम लोग कहते हैं खालसा पंथ। मुगल बादशाह गुरु गोविंद सिंह को पूरे कोशिश किए पकड़ने की। इनके जो भी बेटे थे सबको पकड़ के जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मोटा मोटा दीवार बनवाया, जहां जिंदा भर के अंदर में बंद कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, सबको मार दिया। इसीलिए 11वां गुरु कोई नहीं हो पाए। तो इनके सब बेटे को मार दिया। फिर भी गुरु गोविंद सिंह अपने जो चेला चटिया था, इनको इतना बढ़िया ट्रेंड किया कि इन्होंने कहा कि मेरा एक चेला, एक हम तैयार इतना बढ़िया करेंगे कि तुम्हारे 1.25 लाख आदमी से मेरा एगो अकेले लड़े। और इन्होंने एक नारा ही दिया कि 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब मेरा नाम गुरु गोविंद कहलावा। तो सोचिए, इन्होंने कहा कि 1.25 लाख आदमी तुम एक तरफ रहो, अब मेरा चेला एक अकेले रहेगा, अब तब भी तुम लोग 1.25 लाख को सही कर देगा। इतना हम बहादुर बनाते हैं। और खालसा पंथ में इन्होंने पूरे सैनिक संप्रदाय में इसको बदल दिया। इनके मृत्यु के बाद, चूंकि अब इनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए गुरुओं की परंपरा खत्म हो गई। फिर भी इनके मरने के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। और बंदा बहादुर का मेन नाम लक्ष्मण देव। ये लक्ष्मण देव ही मूल नाम है। बंदा बहादुर नाम गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था कि ये बंदा ये बहादुर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या है? लक्ष्मण देव। और सिखों का नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह के बाद कौन किया? बंदा बहादुर ने किया। तो अब यहाँ पे आपको याद हो गया हरगोविंद, राय और किशन। और बाकी आप इधर से देख लिए, यहाँ सब अभी 10 गुरु का नाम एक जगह भी हम लिखेंगे। और जिनका 10 गुरु एक बार ध्यान आ गया, क्वेश्चन समझ लिए, परीक्षा में प्रश्न बन जाए।
जल्दी जल्दी आप पहला नंबर गुरु बता दीजिए। सिखों के पहला गुरु अभी आपने सुना गुरु नानक, पहला गुरु हो गए गुरु नानक। दूसरा नंबर हम लोग क्या देखे? गुरु अंगद। तीसरा नंबर क्या देखे? गुरु अमरदास। चौथा नंबर गुरु कौन देखे? गुरु रामदास। पांचवा नंबर गुरु कौन देखे? ये पांचवा तो इंपॉर्टेंट भी है, जिनकी हत्या हो गई, गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव के बाद हम लोग देखे कि 3 में खाली हर हर लगा देना है, और इसमें हम लोग देखे 1 में लगाना है गोविंद, 1 में लगाना है राय, और 1 में लगाना है किशन। तो अब बता दीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां आप लोग सीधे पहुंच गए। 9वां बहुत इंपॉर्टेंट हुआ गुरु तेग बहादुर, और इसी की हत्या औरंगजेब करेगा। और 10वां हम लोग के अंतिम गुरु हो गए गुरु गोविंद सिंह। अब जो क्वेश्चन आपको आएगा उसको एक नजर सुने। पहले तो हमें लगता है 10 गुरु सबके दिमाग में आ गया होगा, ये सब बिना देखे अपने से कॉपी में लिखने का आदत डाल। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु में हर हर हर, गोविंद राय किशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए जो जो चीज है उसको ठीक से सुन लीजिए। गुरु नानक पहले गुरु है, सिख धर्म के प्रवर्तक है, जन्म 1469, डेट मेन याद रख। दूसरा गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास। गुरु रामदास को अकबर ने जमीन दिया और स्वर्ण मंदिर का नींव इन्होंने ही रखा। अर्जुन देव मुख्य पुस्तक जिसको हम लोग बोले गुरु ग्रंथ साहिब, या इसी का नाम था आदि ग्रंथ, इसका संकलन किया। और गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के बेटे खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर ने इनको कर दी। हरगोविंद में हम लोग देखे कि इसने किस की स्थापना किया, चलिए बताइए। तो हम लोग 2 बात सीखेंगे, एक का नाम देखेंगे खालसा पंथ, मुख्य इंपॉर्टेंट 2 चीज होगा, एक खालसा पंथ होगा। तो खालसा का मतलब हम लोग अभी देखे कि खालसा का मतलब हो गया कि इसमें लड़ाई का डेवलपमेंट। और आपको खालसा पंथ की जब भी बात होगी तो ध्यान रखना कि खालसा की स्थापना कौन की है? गुरु गोविंद सिंह। और दूसरा नंबर हम लोग जो इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, ये खालसा के बाद हम लोग जो देखे इसमें हरगोविंद में, वो है नाम अकाल तख्त। अकाल तख्त की स्थापना की है। तो आपको यहाँ पे नाम ध्यान रखना था कि इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया, ये हरगोविंद में हो गया। राय किशन से क्वेश्चन नहीं होता। तेग बहादुर में हम लोग बताया कि सिख का 9वां गुरु है, और इसकी हत्या कौन किया? औरंगजेब ने किया, तो औरंगजेब इनकी हत्या कर दिया। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है, 10वें गुरु है, और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को लड़ाकू जाति में बदला। दूसरा हम लोग देखे कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया, 5 ककार अनिवार्य किया। और गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? बंदा बहादुर। पूछा जाएगा बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, जल्दी बता दीजिए। तो अभी हम लोग सुने कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या हो गया? लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम हो गया लक्ष्मण देव। तो ये सिख धर्म से रिलेटेड जितने बात है आपका कंप्लीट हो। अब अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे मराठा के बारे में। और मराठा को केवल शिवाजी आज सुना देंगे, उसके बाद पेशवा डिटेल चलता है मॉडर्न में। तो मराठा हम लोग एक नजर देख लें और मराठा कंप्लीट करेंगे शिवाजी के बारे में। सुनेंगे जरा बढ़िया से मराठा। देखिए मराठा की उत्पत्ति के बारे में आपको बता दें, इस समय महाराष्ट्र का जो सेक्शन देख रहे हैं, ये औरंगजेब के समय मुख्य रूप से यहाँ पे मराठा काफी मजबूत हो। और मराठा के लिए जो भी कहानी है उसको एक बार सुनिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। मराठा राज्य की मूल स्थापना या संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। और शिवाजी से आपको छोटे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, जन्म, माता पिता, यही सबसे क्वेश्चन रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के निकट शिवनेर दुर्ग में हुआ, यानी महाराष्ट्र में इनका जन्म है। इनके पिता का नाम है शाहजी भोसले, माता के नाम है जीजाबाई। लेकिन शाहजी भोसले क्या किए थे? दूसरा विवाह कर लिए और जीजाबाई को छोड़ दिए। तो ये परित्यक्ता पत्नी थी और ये अपना जो है उस समय गोद में ही जो है लड़के थे शिवाजी। ये शाहजी भोसले के पिताजी कोंडदेव के पास रहते थे। और शिवाजी जब जन्म लिए तो पिताजी तो नहीं थे, वो अपना दूसरी पत्नी के साथ रह रहे थे। तो इनके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव इनकी माता जीजाबाई का पड़ा। जीजाबाई भी चाहती तो शाहजी भोसले के साथ रह सकती थी, लेकिन खुद छोड़ दी थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, आप दूसरा विवाह किया तब आपके साथ नहीं रहे, यानी स्वाभिमानी थी। और ये स्वाभिमान शिवाजी पर भी आया। वो भी चाहते थे कि हमारे साथ एकदम इज्जत आदर ये सब हो, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो मुंह फुलाने में बहुत आगे थे। तो इसीलिए माता जीजाबाई का शिवाजी पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। बचपन पिताजी के साथ तो नहीं बीता, दादाजी के साथ खूब बीती। और इनके दादा का नाम था कोंडदेव। और कोंडदेव ने ही शिवाजी को समझाया राजनीति क्या होती, और इसीलिए शिवाजी के राजनीतिक गुरु कोंडदेव को माना जाता है। दूसरी बात, एक आध्यात्मिक गुरु से भी क्वेश्चन आते हैं कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास। आपसे पूछा जाएगा आध्यात्मिक गुरु माने पूजा पाठ वाला गुरु, तो रामदास हो। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें राजनीतिक गुरु, तो कोंडदेव। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। माता कौन है? जीजाबाई। शिवाजी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? माता का। तो ये सभी चीज बेसिक बात है जिसको आपको ध्यान रखना था। शिवाजी 2 डेट इंपॉर्टेंट है, 56 और 56 को उलट दोगे तो 65। इसीलिए 56-65 दोनों दिमाग में सेट रहना चाहिए। शिवाजी 1656 में जब बड़े हुए तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और शिवाजी धीरे धीरे करना क्या शुरू कर दिया? ये दक्षिण भारत में लूटपाट मचाना शुरू कर दी। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जगहों पर लूटना शुरू की। और 2 प्रकार के टैक्स लगाते थे, एक का नाम था चौथ और दूसरा का नाम था सर देशमुख।
बात ध्यान रखिए, दोनों आपसे पूछा जाएगा चौथ क्या है और सरदेशमुख क्या है। तो शिवाजी दो तरह का लड़ते थे, जहां डायरेक्ट नियंत्रण है वहां कुल उत्पादन का चौथा हिस्सा डायरेक्ट कहते थे कि पहुंचा दे। ये चौथ है जहां हम डायरेक्ट कब्जा रखें, और जहां डायरेक्ट कब्जा नहीं है, अगल बगल है, इनडायरेक्ट है, वहां सरदेशमुख है, माने 10वां हिस्सा पहुंचाना। और नहीं पहुंचाओगे तो कब लूटने हम चले आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब अगर बगल में इनका कोई है गांव वगैरह, तो सिनेमा में जैसे देखते हो ना, वैसे ही शिवाजी अचानक पूरे ग्रुप के साथ 10-20 हजार आदमी लेके पहुंच गए, पूरा गांव लूट के 100% लेके चला। और अगला बार कह दिए कि मुगल बादशाह के फेर में है, उसको टैक्स देता है, हमको भी 10वां हिस्सा पहुंचा देना, भले तुम उधर भी दो, हमारा डायरेक्ट नियंत्रण नहीं है, फिर भी तुम मेरा बगल में पड़ोसी है तो ये चाहिए, नहीं दोगे तो आक्रमण करेंगे। तो इन लोग मुगल बादशाह को शिकायत करें कि भाई किसको करें, आप भी टैक्स लेते हैं और ये भी लूटने चला आता। तो मुगल बादशाह इस समय औरंगजेब भी पूरा प्रयास किया, दक्षिण में अपना सूबेदार रखा, लेकिन उस सबको शिवाजी धोखे से मार दी। और औरंगजेब अंतिम में देख लिया कि बहुत तेज आदमी, तो औरंगजेब ने क्या किया, अपना एक राजा जय सिंह को भेजा शिवाजी से वार्ता करने के। और 1665 ईस्वी में शिवाजी के साथ इसने एक संधि की। ध्यान दीजिए, तो हम लोग देखें कि शिवाजी शुरू में तो पुरंदर की संधि कर ली, लेकिन और डिमांड किए कि भाई इतने से काम नहीं चलेगा। तो जय सिंह ने कहा कि एक काम की, आगरा में हमारे औरंगजेब बैठने जा रहे हैं, उस बैठक में आप भी दरबार में आई और औरंगजेब से बात कीजिएगा तो आपको सम्मान देंगे, और भी जो चाहिए वो आपको मिलेगा। ये सुन के शिवाजी बड़ा खुश हुए, अपना 4000 सेना लिए, अपने बेटा को भी साथ लिए और चल दिए औरंगजेब के दरबार में। और औरंगजेब के दरबार में जब गए तो औरंगजेब 1666 में अगले साल इनको सबसे पीछे वाले सीट पर बैठवाया, जहां लो ग्रेड के लोग बैठते थे। और मनसबदारों की बैठने की जात और सवार से अलग अलग श्रृंखला होती, और इनको पिछले मनसबदार के साथ 5 हजरियन के साथ बैठा दी। और शिवाजी को अंदर अंदर लग रहा था कि हम राजा हैं, हम यहाँ जो चाहेंगे जो करते हैं। फिर लग रहा है कि हम तो वहां जाएंगे तो हमको सबसे आगे बैठाएगा, कि वहां आ गया है, अंदर से बहुत तरह सोचता। लेकिन जब भी पहुंचे तो औरंगजेब को गया खबर कि शिवाजी आए हैं, बेटा भी आया है, तो कहा सबसे पीछे जाकर बैठा हो, उधर का आदमी है, लुटता है, ये केवल लूटी करने वाला, ठगी करने वाला, इसको पीछे बैठा। और शिवाजी को जब पीछे बैठाया गया तो पीछे से ही लगे हल्ला कर कि हम दक्षिण के राजा हैं और इस समय हमको आप यहाँ बैठाए हैं, यह न्याय है। जब हल्ला करने लगे तो औरंगजेब कहा कि कौन है जी, तो शिवाजी, आप पकड़ के इसको बंद करो, बहुत लुटता है। और शिवाजी बेचारे गए थे कि और पावर लेंगे। औरंगजेब शिवाजी को पकड़ के आगरा के किले के पास ही नजरबंद कर दिया, कैद कर। अब तो इनकी हालत खराब हो गई, बेचारे गए थे कि हमको पूरा फैसिलिटी मिलेगा, तो कैद हो गए। लेकिन शिवाजी भी बड़ा तेज, और उसी साल कैद से ही चालाकी से अपने जगह दूसरा को लेटा दिया और सैनिकों के साथ मिलकर के कैद से भाग गए। और भागने के बाद फिर यहाँ चले आए। औरंगजेब बहुत कोशिश किया दोबारा पकड़ने का, लेकिन यहाँ पहाड़ों की जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, उसकी बहुत अच्छी जानकारी शिवाजी को था, चूंकि बचपन से रहे। तो कब दिखाई दिए और सेना लोग दौड़ के गया तो मालूम चला वहां नहीं है, दूसरे जगह फिर दिखाई दे रहा है, वो पहाड़ पर दौड़ के गया तो अगला तीसरे जगह अंदर अंदर कहीं भाग गया। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहिया कहा कि चूहा है पहाड़ का, ये कहीं भाग जाएगा। और इन्होंने एक नया पद्धति अपनाया लड़ने के लिए कि औरंगजेब से अब डायरेक्ट तो हम नहीं लड़ सकते, उसका सेना बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ किया। गुरिल्ला युद्ध को ही हम लोग छापामार युद्ध कहते हैं। मतलब ये अपने सेना को पेड़ के आकार के ही ड्रेस देकर के एकदम तैयार रखे और पेड़ पर ही कहे कि ऊपर टहनी डाल पर ऐसा चिपक के बैठो कि दिखाई न दे, सामने से हम लोग नहीं लड़े। और जब सेना हम लोग को खोजने जा रहा था, इसको जाने दो, मेन सेना जब बढ़ जाएगा तो देखना अंतिम में 10-20 को कमजोरकन बच गया तो खुद जाओ, 10-20 के मारो, इसका घोड़ा वाला छीन के सब भाग। फिर आगे भी 1 किलोमीटर पर ऐसा ही पेड़ पर रहो, वो भी ऐसा ही करो। वो सेना लेके चलते थे इन लोग 500, और जब 10-12 किलोमीटर जंगल में घूम ले तो अंतिम में देखे कि अब 100 बच रहा है, 400 कहा गया तो लापता हो गया घोड़ा सही। तो पूरे रास्ता लौटने में भी अभी 100 डेरा रहा। और अगला बार जब भेजा जा रहा है तो इन लोग की स्थिति खराब है कि सामने से तो लड़ेगा नहीं, पीछे से कहां हमला करेगा कोई गारंटी नहीं है। और इसके कारण शिवाजी जब तक रहे तब तक बड़े शान से रहे। इसमें शिवाजी ने और बहुत बढ़िया किया। इन्होंने कहा कि हम अपना फिर से राज्याभिषेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर राज्याभिषेक नहीं करेंगे तो हमको राजा के बराबर वैल्यू नहीं मिलेगी। और इसीलिए जब भाग के आए तो इनका राज्याभिषेक भी आपसे पूछा जाएगा। तो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया और छत्रपति की उपाधि धारण की। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ छत्रपति की उपाधि किसने धारण किया? शिवाजी। तो 1674 में राज्याभिषेक किया और छत्रपति की उपाधि धारण की। और इस छत्रपति की उपाधि जो धारण किए तो इनका राज्याभिषेक कौन कराए ये भी पूछता है। तो इस समय के एक बहुत इंपॉर्टेंट थे पंडित विशेश्वर, इन्हीं को गंगा भट्ट नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया? तो गंगा भट्ट। चॉइस में गंगा भट्ट नहीं रहेगा तो इन्हीं का नाम क्या है? पंडित विशेश्वर। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवाजी अपने शासन करने के लिए 8 लोगों पर डिपार्टमेंट दिए जिसको अष्ट प्रधान कहते हैं। ये बहुत अच्छा रिवर्स क्वेश्चन है। अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे?
तो आपको ध्यान रखना है कि अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में, और ये अष्टप्रधान में सबसे ऊपर कौन होते थे? पेशवा। आपको ध्यान रखना है अष्टप्रधान में सबसे ऊपर कौन है? पेशवा। और पेशवा को हम लोग क्या कहते थे? प्रधानमंत्री। दूसरा नंबर थे अमात्य वित्त मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, अन्य और 5। लेकिन आपको एक पद ध्यान रखना है, पेशवा किसके समय आए? तो आपको ध्यान रखना है शिवाजी के समय। पेशवा का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। अष्टप्रधान किसके समय है? शिवाजी के समय। तो इन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान में सेट रखना था। तो आज हम लोग कोशिश किए, मुगल वंश का अंतिम पूरे जो हम लोग देख लिए, जहादार साहब, फरुखसियर, मोहम्मद शाह, इस सबकी कहानी सुन लिए। दूसरा नंबर हम लोग आज के क्लास में सुन लिए पूरे सिख धर्म, और तीसरे नंबर हम लोग आज के क्लास में देख लिए शिवाजी के बारे में। अब यहाँ से मॉडर्न इंडिया के शुरुआत अब आपके हो जाएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया के इतिहास में हम लोग शुरू कर लेंगे।